देश के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बादल फटने की घटना सामने आई। देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर भी जारी है। आसमान से आफत बरस रही है, थमी नहीं है। पहाड़ से मैदान तक हर ओर बाढ़ बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा है। जम्मू कश्मीर में बादल फाड़ तबाही ने चिंता बढ़ा दी है। अनंतनाग, कठुआ, पहलगाम से रामबन तक सैलाब का तांडव दिखाई दे रहा है। और तो और हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का ट्रिपल क्रोध परेशान करता है। एक और बाढ़ बारिश है, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है और नतीजा ये कि रास्ते पूरी तरह ठप हैं। पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, यहाँ भी बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो अब आपको तस्वीरें सबसे पहले उत्तरी कश्मीर की यानी नॉर्थ कश्मीर की दिखाने जा रहे हैं। बांदीपुरा के गुरेज घाटी में बादल फटने के बाद बर्बादी हुई है। लोगों ने जब पहाड़ से सैलाब आते देखा तो दहशत से भर गए। पहाड़ से पानी के साथ बड़ी मात्रा में मलबा भी आ गया, ये मिट्टी का मलबा भी आ गया, जिससे सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं, आवाजाही ठप हो गई है। समय रहते लोगों ने सैलाब देख लिया, गनीमत रही, और सावधानी के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई। गुरेज के बाद आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। अचानक आ गए सैलाब और मलबे में कई घर दब गए हैं। आपदा में आपको बता दें अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुटा है। बारिश और दुर्गम इलाकों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और आपको बता दें कि अगली जो तस्वीर है वो बागेश्वर से, उत्तराखंड के बागेश्वर से आपको दिखा रहे हैं। एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ बारिश के बीच कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान विधायक सुरेश गड़िया एक बरसाती नाले पार करने की कोशिश कर रहे थे और जो इसी दौरान उनका गनर उनके साथ था, लेकिन गनर का अचानक से पैर फिसल गया और पानी के तेज बहाव में वो बह गए। विधायक सुरेश गड़िया की मदद से नाला पार करवा दिया गया, लेकिन इसी दौरान उनका गनर जब उन्हें संभालने के लिए आगे आया तो तेज बहाव में बहता चला गया। खड़े लोगों ने गनर को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते गनर 100 मीटर आगे तक बहता चला गया। फिर उसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने तत्परता दिखाई और गनर को बचा लिया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह ये गनर जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे विधायक को, लेकिन उसके बाद वो खुद ही बह गए। और फिर एसडीआरएफ की टीम ने, क्योंकि पानी का उफान इतना ज़्यादा है, जो पानी यहाँ पर बह रहा है उसका उफान देखिए कितना ज़्यादा, और ये बहते चले गए। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। इस बीच आपको बता दें, नेशनल हाईवे नंबर 3 बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, मोहित मल्होत्रा की लेटेस्ट रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश भले ही थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं। मैं इस वक्त आउटर मनाली इलाके में मौजूद हूं और यहां से आगे आप देखिए, ये जो नेशनल हाईवे 3 है मनाली में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप देखिए, ब्यास नदी अपना रास्ता बदलकर इस नेशनल हाईवे 3 का जो रास्ता है, जो कि चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है, उस हाईवे से गुजर रही है। ये मनाली का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, आगे आपको मनाली और लेह के जो साइन बोर्ड्स हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बह चुका है। यहाँ पर ब्यास नदी बह रही है। हालांकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अभी ब्यास नदी का उफान काफ़ी कम हुआ है, लेकिन आप इस नेशनल हाईवे 3 की हालत देखिए, जो कि मनाली से लेकर मंडी और कुल्लू तक इसी तरह से बीच बीच से डैमेज हो चुका है। हाईवे पूरा बह चुका है। आप देखिए, हाईवे जहां पर हुआ करता था वहां पर इस वक्त ब्यास नदी बह रही है। कई टूरिस्ट गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। हालांकि टूरिस्ट जो यहां पर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया। आप देखिए, टूरिस्ट की जो बसें हैं वो वहां पर फंसी हुई हैं, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। एक मारुति वैन भी आपको मलबे में फंसी हुई दिखाई देगी। तो ब्यास नदी ने जो कहर बरपाया है 24 अगस्त से लगातार, आज 30 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अब तक
जो मनाली के लोग हैं उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि मनाली जाने के लिए सीधा कोई सड़क मार्ग नहीं है, ऑल्टरनेट रूट नहीं है, अब तक कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है। और आपको बता दें कि मनाली का संपर्क अभी कुल्लू और बाकी इलाकों से कटा हुआ है। ट्रैफिक फिर से शुरू करने के लिए ऑल्टरनेट रास्ते बनाए गए हैं। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली का संपर्क अभी भी कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों से कटा हुआ है। इमरजेंसी सेवाओं और ज़रूरी सामान की सप्लाई करने के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने का काम चल रहा है। ये चचगोगा एक जगह है मनाली के आउटर में, यहाँ पर भी जो सड़क है पूरी बह चुकी है। आप देखिए लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए रास्ता खोला जा सके। एम्बुलेंस है, जो ज़रूरी सामान की सप्लाई है जिसमें ख़ासतौर पे सब्जियां, दूध, एलपीजी सिलेंडर हैं, पेट्रोल डीजल हैं, एटीएम का कैश है, वो सब सप्लाई की गाड़ियां यहां से जा सकें, इसके लिए लगातार ये रास्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा पैदल तो लोग जा सकते हैं, पैदल जाने के लिए कई ऑल्टरनेट रास्ते यहाँ पर रखे गए हैं। इधर दूसरी तरफ से लोग पैदल आगे जाकर रास्ता क्रॉस करके मनाली में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए अभी भी जो सड़क मार्ग है, ऑल्टरनेट रूट है, वो बहाल नहीं हो सका है, क्योंकि ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक ऑल्टरनेट रूट था मनाली में दाखिल होने का। ये रास्ता भी ब्यास नदी के उफान की वजह से जो कटाव हुआ पहाड़ों का, उसकी वजह से ख़त्म हो चुका है और इसी रास्ते को बहाल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती रास्तों को दुरुस्त करने की है और बारिश की वजह से जम्मू में भारी नुकसान हुआ है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू संभाग में हुई मंगलवार को भारी बारिश की वजह से भारी तबाही जम्मू संभाग के कई जिलों में आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके गरख्याल में। यहाँ पे क्या कुछ तबाही यहाँ पर मची है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चिनाब का जैसे ही बांध टूटा तो पूरी तरीके से तबाही ही तबाही जो है इस गांव में देखने को मिल रही है। कई गांवों का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। जो आप सामने देख रहे हैं, बांध टूटने के बाद जो यहाँ के स्थानीय गाँव वाले हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी कई फसलें यहाँ पर लगी हुई थी, कई सब्जियाँ वो यहाँ पर उगा रहे थे, लेकिन ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान है वो हुआ है। तरीके से कई ऐसे गांव हैं, 10 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से कनेक्टिविटी टूट चुकी है। इस बीच एमपी के धार में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। अब आपको नालछा इलाके की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ बड़ी नदी उफान पर है। पुल पर तेज पानी होने के बावजूद उसे पार करने की कोशिश में एक युवक बह गया। पानी में तैरकर बमुश्किल से इस शख्स ने अपनी जान बचाई है, लेकिन तेज बहाव में उसकी बाइक बह गई। और अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आपको दिखाने जा रहे हैं। सुबह अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहरवासियों के लिए आफत की बारिश बन गई। कुछ ही मिनटों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के प्रमुख इलाकों में पानी ही पानी है, जिसने नगर निगम के ड्रेनेज सफाई की पोल खोल दी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में ठप पड़ गई हैं, उन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ रहा है। शहर के चौक चौराहों पर पानी भर गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। स्कूल की छुट्टी होने पर छात्रों का घर जाना भी मुश्किल है। और बारिश की वजह से पंजाब के अमृतसर का रुख करेंगे। यहां पर भी स्थिति खराब हो गई है। जिले के कई गांव जलमग्न हैं। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर तरनतारन के मुंडा गांव की है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही दिख रहा है। बाढ़ में फसलें बर्बाद हो गई, सड़कों पर सैलाब आ गया। गांव वाले कहीं भी आने जाने के लिए अब नाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच लगातार बारिश की वजह से अंबाला में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद टांगरी नदी उफान पर है और नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है, जिससे लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में जुटी है और उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रही है। और अगली खबर, महाराष्ट्र के लातूर में मूसलाधार बारिश भी मुसीबत बन गई है।
बाढ़ बारिश स्थिति के चलते किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नदी किनारे बसे घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बना के रखें, अलर्ट रहने के लिए लोगों से कहा गया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में हैं। मुंबई में उन्होंने गणपति उत्सव के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। फडणवीस के घर गणपति पूजन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गणपति के दर्शन करने के लिए। और इस बीच मराठा आंदोलन पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अमित शाह ने विनोद तावड़े से बात की है। इस मसले पर हल निकालने के लिए शाह ने मराठा आंदोलन की जानकारी ली है कि इस वक्त क्या चल रहा है मराठा आंदोलन के, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जरांगे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच शाह की तरफ से अमित शाह की ओर से मराठा आंदोलन की जानकारी ली गई है। विनोद तावड़े से पूछा गया है कि इस मामले पर आगे क्या हो रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मराठा आंदोलन पर। ये बड़ी खबर है कि अमित शाह की ओर से विनोद तावड़े से बात की गई है और इस पूरे मामले पर जानकारी ली गई है। लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मराठा नेता मनोज जरांगे की ओर से कई समर्थक जो है वो डटे हुए हैं। रात भर से स्टेशन के बाहर से लगातार डटे हुए थे और अब अमित शाह की ओर से जानकारी ली गई है। और आपको बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे इस वक्त सुर्खियों में है। अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में डटे हुए हैं, हिलने को तैयार नहीं है। आंदोलन का आज दूसरा दिन है। मनोज जरांगे ने चेतावनी ये दे दी है, ये कहा है कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई। अगर सरकार शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी करती है तो वो अगले 2 दिनों में पानी पीना भी बंद कर देंगे और ये अनशन जारी रहेगा। शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर सैकड़ों समर्थकों ने शरण ले ली और कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी गाड़ियों में ही रात बिताई है, स्टेशन पर सोकर रात बिताई है। आपको बता दें कि मराठा आंदोलन पर सूत्रों से यह भी बड़ी खबर है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं अमित शाह ने जानकारी मांगी है, विनोद तावड़े से बातचीत की गई है, जानकारी ली गई है। मराठा आंदोलन की ये जो आग है वो लगातार देखने को मिल रही है। मनोज जरांगे क्योंकि डटे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि चेतावनी उन्होंने दी है कि इस पूरे मसले पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर वो पानी पीना भी बंद कर देंगे। बहरहाल अमित शाह ने क्या बात की है विनोद तावड़े से, ये बताने के लिए हमारे साथ आमोद राय जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या बातचीत हुई है? अमित शाह ने जानकारी ली है विनोद तावड़े से। देखिए दीदी, गृह मंत्री अमित शाह ने महासचिव विनोद तावड़े से जो बातचीत की है और मुलाकात जो हुई है ये अहम है। इस दृष्टि से अहम है कि वहाँ पे एक तरह से मुंबई में जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू किया है, उसको लेकर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि वहाँ गणेश उत्सव चल रहा है। वैसे में उनका मुंबई के बीचों बीच एक तरह से हजारों लोगों के साथ बैठना, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर विनोद तावड़े से, जो खुद एक मराठा समुदाय से आने वाले, कुणबी समुदाय से आने वाले बीजेपी के बड़े अधिकारी हैं, उनसे बातचीत किया है। और आज अमित शाह ने विनोद तावड़े से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी चर्चा की है, क्योंकि विनोद तावड़े कोऑर्डिनेटर है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में, तो उसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या क्या जो लोगों से साधने की कोशिश और लोगों की ट्रेनिंग दी जानी है सांसदों की अगले 5-6 दिनों में, उसकी क्या तैयारी है, इन तमाम विषयों पे उनकी चर्चा हुई है। लेकिन आज मुख्य तौर पर अमित शाह मुंबई में है और मुंबई में 3 पंडालों का दर्शन करने जा रहे हैं और उसमें लाल बाग के राजा के अलावा 2 पंडालों में और जाएंगे। और खास बात ये भी है कि आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में
के करीब 7-8 पंडालों में जहां गणेश प्रतिमा लगाई गई है वहां दर्शन करने जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आंदोलन का एक स्वर फिर से छिड़ा है, उसको कैसे ठंडा किया जाए, इसको लेकर बीजेपी आला नेतृत्व निश्चित तौर पर चिंतित है और उसके लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी के जो पदाधिकारी है उनसे भी बातचीत का दौर जारी है। निधि, बिल्कुल शुक्रिया आमोद आपका जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले का, इस पूरी जो समस्या का हल आखिर निकलता कैसे है मराठा आंदोलन के मसले पर। आपको बता दें मराठा आंदोलन की वजह से दक्षिण मुंबई के कई रास्ते भी बंद हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। जो आंदोलनकारी हैं अपनी गाड़ियों से ही पूरे रोड को बंद उन्होंने कर दिया है। जयप्रकाश सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो लाइन से आपको एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, कोटि मराठा, ऐसे अलग अलग जो ट्रक और टेम्पो पे जो बैनर्स हैं वो लिखे हुए मिलेंगे। ये फ्रीवे का रास्ता है जो चेंबूर, वाशी नाका, नवी मुंबई, ठाणे, ऐरोली, सानपाड़ा, मानपाड़ा से होते हुए, खारघर से होते हुए साउथ मुंबई की तरफ जाता है। अब इसमें बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स भी फंसे हुए आप देख सकते हैं। किसी को साउथ मुंबई में काम पर जाना होगा, किसी को अस्पताल जाना होगा, किसी को कहीं और जाना होगा अपने रिश्तेदारों के पास, लेकिन सारी गाड़ियां देखिए आप दाहिनी तरफ फंसी हुई हैं और इन गाड़ियों में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। टेम्पो ट्रैवल यू टर्न कर रहा है, आप देख सकते हैं कि लोग मदद के लिए हाथ दिखा रहे हैं और ये हालत है जिसकी वजह से जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं थम गई है। साउथ मुंबई खास करके थम गई है और साउथ मुंबई में जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं उसका एक नज़ारा यहाँ पर आपने देखा। और ये जो रनिंग नज़ारा आपने देखा इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि दाहिनी तरफ देखिए गाड़ियों में लोग उतर चुके हैं और अपनी गाड़ियों में जो मराठा आंदोलनकारी हैं वो तो पैदल आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल वाले हैं वो इस गाड़ियों में फंसे हुए हैं। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरफ सरकार को जल्द से जल्द, जैसे ये ब्रिज जो है ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे ब्रिज, वैसे ही वाशी नाका चेंबूर ब्रिज में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इनके बारे में सरकार को जल्द से जल्द कुछ उपाय निकालना चाहिए कि तो जयप्रकाश सिंह की आपने रिपोर्ट देखी। एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। मराठा आंदोलन में आए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर ही अपना ठिकाना बना लिया है। देखिए एक और रिपोर्ट। मराठा आंदोलन का आज दूसरा दिन है और फ्रीवे यानी कि जो धड़कन है मुंबई की वो पूरी तरह से बंद है। इसका कारण यह है कि फ्रीवे जहां पर क्लोज होता है इंदिरा डॉक के पास, यहाँ पीडीएमएलए रोड इसे कहते हैं, इसके बाहर यहाँ बड़ी संख्या में मराठा आंदोलनकारी बैठ गए हैं और ये यहाँ पर आरक्षण की तो मांग कर ही रहे हैं। इनको खाना पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, ना इनके पास पानी है ना इनके पास खाना है और इसी वजह से यहाँ ये पीडीएमएलए रोड पर सड़क पर बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ जो है बैरिकेटर लगाया है मुंबई पुलिस ने और बैरिकेटर लगाकर मुंबई पुलिस जो है वो लोगों को डाइवर्ट कर रही है। देखिए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, पीडीएमएलए रोड पर, मेन रोड पर यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है। देखिए पुलिस भी इनको मना कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर खाना ना बनाया जाए, इनको यहाँ पर रोका जा रहा है और इस तरह से इनके पास भोजन नहीं है। पुलिस इनको ये कोशिश कर रही है समझाने की कि रोड पर ना बैठा जाए, रोड पर खाना ना बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर ये सुनने और मानने को तैयार नहीं है। हम इनसे कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की तरफ जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इस तरफ भी देखिए यहाँ पर इस तरफ काफ़ी जो लोग हैं, ट्रकें यहाँ पर हैं, यहाँ पर ट्रक जो है वो बंद पड़ी हुई पार्क करके खड़ी रखी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि ट्रकों में भी जो है इस तरह से खाना बनाया जाए। और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। वहीं राहुल और तेजस्वी की यात्रा छपरा से शुरू हुई और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ साथ आज अखिलेश यादव भी शामिल हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी आज इस यात्रा में शामिल हैं। ये यात्रा छपरा से आरा की तरफ अब जा रही है। तो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, एक के बाद एक कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव शुरू से ही राहुल गांधी के साथ हैं। छपरा से टीवी9 संवाददाता कुमार विक्रांत की रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा सारण से निकलकर आरा की तरफ लगातार बढ़ रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अखिलेश यादव 14वें दिन इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आगे राहुल गांधी बैठे हुए हैं जीप में और साथ में
तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और बीच में सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ी तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य भी मौजूद हैं। थोड़ा ऊपर से कैमरामैन से कहूँगा कि वो राहुल गांधी को भी दिखाएं। अखिलेश यादव के ठीक सामने की सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 3 जो युवा हैं, 3 लड़के हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी, ये अब बिहार में मोदी और नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है बिहार के नतीजों के जरिए कि ये राजनीति के 3 इक्के साबित होते हैं या फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। खास बात यह है कि शुरुआत में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई वोट चोरी को लेकर, SIR के मुद्दे को लेकर, और अब इसमें जनता से जुड़े मुद्दे जोड़े जा रहे हैं। महंगाई, पलायन, साथ ही साथ शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों का मसला, पढ़ाई और चिकित्सा, इन मुद्दों को जोड़ा गया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी दलित और OBC वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश में है, खासकर EBC को। इसके लिए जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा तोड़ने की बात वो लगातार कर रहे हैं। और बिहार में इस आगाज के साथ राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि बिहार क्रांति और आंदोलन की धरती है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर, दिल्ली के कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई। सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। चुन्नी प्रसाद न मिलने पर सेवादार की हत्या की गई है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस मामले में स्थानीय लोगों ने मौके से एक अभियुक्त को 30 साल के अतुल पांडे को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। बाकी हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है। ये पूरा मामला क्या है, आखिर लड़ाई किस बात को लेकर हुई और बेरहमी से कैसे पीटा गया एक सेवादार को, कालकाजी मंदिर के विवेक शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, मामला क्या बताया जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? देखिए, बीती रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को झगड़े की जानकारी मिली थी। झगड़े की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पहुंची और उन्हें पता लगा कि कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करने के बाद उन्होंने सेवादार से चुन्नी और प्रसाद मांगा। किसी बात को लेकर इन लोगों की कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद जो आरोपी थे उन्होंने डंडे और मुक्कों से सेवादार को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेवादार की पहचान 35 साल के योगेंद्र के रूप में हुई, जो कि हरदोई का रहने वाला था और 14-15 साल से वो कालकाजी मंदिर में सेवादार का काम कर रहा था। बाकी आरोपी फरार हो गए थे। एक आरोपी को धर दबोचा है, जिसका नाम अतुल पांडे है, जो कि दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला है। और बाकी आरोपी जो कि दिखाई दे रहे हैं फुटेज के अंदर, उनको पकड़ने की कोशिश बदस्तूर जारी है। लगातार पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। अतुल से पूछताछ की गई है। उसकी निशानदेही पर भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये निकल के सामने आया कि प्रसाद और चुन्नी को लेकर कहासुनी स्टार्ट हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने बेरहमी से सेवादार को मारना शुरू कर दिया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, आपका बहुत ही सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले पर तलाश है सभी आरोपियों की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीन में होने वाली SCO समिट की। तो आपको बता दें कि SCO समिट को लेकर लगातार हलचल तेज है और तियानजिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जापान से चीन की ओर रवानगी हो रही है। जापान का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा, कई करार हुए हैं, कई समझौते हुए हैं। जापान को एक बड़ा साझेदार बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने और साथ ही पारंपरिक रिश्ते जैसा कि जापान के साथ रहे हैं, ये यात्रा को खत्म करके अब चीन की ओर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका विमान अब चीन जाएगा और फिर चीन में SCO समिट होनी है। चीन का तियानजिन पूरी तरह से सजकर तैयार है। ग्लोबल लीडर्स वहां पर जुट रहे हैं और खास करके चीन के साथ बातचीत बहुत अहम है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये चीन का दौरा बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो जापान से चीन की ओर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी रवानगी की ओर हैं। सभी को नमस्कार करके अभिवादन किया। जो जापान का दौरा रहा वो बहुत ही अहम रहा। कई करार हुए हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लेकर IT इंडस्ट्री तक जो करार किए गए हैं, इससे एक फ्रूटफुल रिश्ता बनता है जापान की तरफ। और अब चाइना के तियानजिन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज ही पहुंच जाएंगे और आज शाम तक जब पहुंचेंगे तो उसके बाद
भव्य तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां भी रखी गई हैं। लेकिन एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये समिट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ छेड़ा गया है, टैरिफ लगाया गया है अलग अलग देशों पर, ऐसे में एक रणनीति तैयार की जा सकती है, एक मैसेजिंग हो सकती है अमेरिका की ओर, जो कि भारत, रशिया और चीन की तरफ से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी तरफ से तय हो सकती है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और पूरी दुनिया की नजर है। अब आपको चीन के तियानजिन में बताते हैं, एससीओ समिट होने जा रहा है और ये रेड कार्पेट बिछ चुका है। अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 7 साल बाद ये चीन का दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जून 2018 में चाइना गए थे, यानी गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला चीन दौरा है। अब ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से जहां जिनपिंग के साथ पुतिन भी मौजूद होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की शुरुआत एक तरह से इसे कहा जा सकता है। ऐसे में दुनिया की नजर चीन पर टिकी है कि चाइना क्या करता है। तीनों महाशक्तियों के एक साथ आने से ट्रंप के साथ नेटो देशों में भी बेचैनी जरूर होगी। जाहिर है अगले 2 दिन में एससीओ के मंच पर नए गठजोड़ बनने वाले हैं। दुनिया सबसे बड़ा जो पावर शो है वो चाइना में देख पाएगी और TV9 की टीम भी तियानजिन पहुंच चुकी है, चाइना पहुंच चुकी है। वहां से हर अपडेट सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे। और चीन में शी जिनपिंग का रेड कार्पेट बिछ गया है। जिनपिंग की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। पहले एससीओ समिट और फिर चीन का विक्ट्री डे परेड। इन 2 आयोजनों के जरिए चीन ट्रंप के टैरिफ को खुली चुनौती देने जा रहा है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर एक साथ होंगे। सवाल यही है कि ये अमेरिका के लिए क्या संदेश होगा। ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा पावर शो होने जा रहा है। इस पावर शो का आयोजन शी जिनपिंग चीन में कर रहे हैं। इस शो में जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन शामिल होने जा रहे हैं। यही वजह है कि जिनपिंग के इस पावर शो को अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 31 अगस्त 2025 इस दिन चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की 25वीं समिट होने जा रही है। इसमें एससीओ के सभी 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नजर आएंगे। यह समिट 1 सितंबर तक चलेगी, यानी 2 दिनों तक एससीओ शक्ति प्रदर्शन करेगा। समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अलग अलग मुलाकात कर ट्रंप के टैरिफ की काट निकालेंगे। इस समिट के बाद मोदी तो भारत लौट आएंगे, लेकिन जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन जारी रहेगा। 3 सितंबर 2025 इस दिन चीन जापान पर विजय का जश्न मनाएगा। विजय दिवस के मौके पर बीजिंग में चीनी सेना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य परेड करेगी। इस परेड में पुतिन, किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के अलावा 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। पहले एससीओ समिट और फिर विक्ट्री परेड के जरिए जिनपिंग, पुतिन और किम ट्रंप को साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो ट्रंप के टैरिफ से डरेंगे नहीं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ इससे लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की तस्वीरें हैं। देखिए कब कब प्रधानमंत्री मोदी चीन गए, ये सब आपके सामने है। मई 2015 में प्रधानमंत्री बीजिंग की यात्रा पर थे, ये उस दौरान की तस्वीर। सितंबर 2016 की तस्वीर, सितंबर 2017 की तस्वीर जब शियामेन में थे। वुहान भी गए हैं अप्रैल 2018 और फिर जून 2018 में भी किंगदाओ गए थे।
18 के बाद 2018 के बाद अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, तो इसीलिए ये उम्मीदें और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। मनीष झा हमें तियानजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे रुक करेंगे। TV9 भारतवर्ष की बड़ी टीम पहुंच चुकी है वहां पर। मनीष, इस वक्त क्या हलचल है, कितने बजे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का विमान पहुंच जाएगा तियानजिन? बिल्कुल निधि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि TV9 की टीम इस वक्त SCO का जहां पर सम्मेलन होना था वहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरेंगे वहां पर अब हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जापान से चीन के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ घंटे के बाद वो यहाँ तियानजिन पहुँचेंगे और फिर यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। आज का कार्यक्रम ये है। कल चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत होगी और फिर SCO का जो सम्मेलन शुरू होगा तो उसमें भाग लेंगे। अहम बात यह है कि देखिए कैसा इतिहास किस तरह से बदल गया है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जापान और चीन के रिश्ते को लेकर उस वक्त चीन का साथ भारत ने दिया था और आज जापान हमारा मुख्य सहयोगी है। चीन जिस विक्ट्री डे को मना रहा है, जिस जापान पर विजय की बात कहें या फिर जापान से जो बच गया था, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त के भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादतें दी थी। ब्रिटिश भारत में हजारों सैनिकों ने जान कुर्बान की थी और उसके बाद जाके आज ये चीन जो आप देख रहे हैं, ये चीन बच पाया था, वरना शायद चीन जापान का उपनिवेश होता अगर भारतीयों ने उस वक्त बलिदान नहीं दिया होता, शहादतें नहीं दी होती। तो ये इस चीन के को लेकर अगर आप कहें तो भारत का जो है सो योगदान आप कह सकते हैं। बहरहाल चीन के जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर SCO सम्मेलन जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, खास करके इस संदर्भ में कि आखिरकार किस तरीके का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा इस सम्मेलन के बाद। निश्चित तौर पर ऐसे में सबकी नज़रें प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थिति को लेकर होगी, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि SCO और बाकी जो दुनिया है उसके बीच में अगर कोई ब्रिज है तो वो भारत है। ये बात सच है कि अमेरिका से भारत के रिश्ते में अभी खटास चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का साफ तौर पर कहना है, बल्कि मेरे सवाल के जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में ये बात कही थी कि भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है, भारत समानता का पक्षधर है, भारत इस बात को सुनिश्चित करने का पक्षधर है कि साउथ चाइना सी में भी चीन की विस्तारवादी नीति ना बढ़े और इसीलिए भारत जापान के साथ, फिलीपींस के साथ या फिर आसियान के कई मुल्कों के साथ भी बातचीत कर रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि 3 तारीख को चीन में शी जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन होगा जहां पर आसियान के कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और रूस के राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के शासक तो रहेंगे ही। और इन सब के बीच में अहम बात यह है कि इन सब के बीच में सब इसी बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारत का क्या रुख होगा। क्या भारत अमेरिका से नाराज, इतना नाराज है कि वो चीन के साथ जो चीन का सपना है कि चीन और रूस और भारत का एक गठबंधन मिले और वो अमेरिका को चुनौती दे, तो क्या वो RIC की परिकल्पना बन सकती है या फिर भारत ने जिस तरह से संतुलन वाली अपनी कूटनीति बनाई रखी है उसी पर वो कंटिन्यू रखेगा। भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप अभी थोड़े दिन के लिए कहें तो नासमझी वाले फैसले ले रहे हैं, लेकिन भारत उसी कदम के साथ जो ऑल अलाइनमेंट की अपनी पॉलिसी है उसी के साथ आगे बढ़ेगा। ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी, इस पर ध्यान देगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा जा चुका है कि भारत अपनी लकीर को बड़ा करने में ये कोशिश रखता है, ना कि किसी और की लकीर छोटा करने में। देखना होगा कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है SCO समिट के जरिए। मैं आऊंगी मनीष आपके पास। SCO समिट में तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है चीन। जी हाँ, चीन ने रोबोट को काम पर लगा दिया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नमूना है। लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है लेडी रोबोट के जरिए। SCO के मेहमानों को ये लेडी रोबोट जो है गाइड कर रही है, शियाहा, जिसका नाम है 24 घंटे काम में ये चीनी रोबोट शियाहा जुड़ी हुई है। I'm Xiaoha, a cutting-edge humanoid AI assistant designed for the 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. As a highly specialized service robot, I provide multilingual support, real-time information processing. I'm Xiaoha, a cutting-edge humanoid AI assistant designed for the 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. As a highly specialized service robot,
I provide multilingual support, real-time information processing. तो ये चीनी रोबोट है श्याहा जो ऑल टाइम रियल टाइम अपडेट देगी, इंफॉर्मेशन देगी। आपको बता दें कि कैसे एससीओ के जरिए एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। एक मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग नजर आएंगे। ये तस्वीर अपने आप में खास होगी। एससीओ से ट्रंप को संदेश देने की कोशिश होगी। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन में 3 महाशक्ति जुट रही है। कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर? टैरिफ के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनेगी। रूस का भी IRC यानी इंडिया रूस चीन मॉडल शुरू करने पर जोर है। दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी एक साथ आ रही हैं जिन्हें लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर कहा जाता है। और आपको बता दें कि एससीओ से ट्रंप के खिलाफ एक पावर शो है। जी हाँ, अमेरिका के खिलाफ एक पावर शो है। बड़ा व्यापारिक रणनीतिक गुट खड़ा किया जा सकता है। जैसे क्वाड है वैसे एक तरह से बड़ा रणनीतिक साझेदार हो सकती है अलग अलग मुल्कों में, खास करके रूस और चाइना के साथ। आपसी व्यापार, वैकल्पिक वित्तीय ढांचा मजबूत होने की कोशिश होगी। ऊर्जा, तकनीक, सप्लाई चेन का एशियाई नेटवर्क बनेगा। ग्लोबल साउथ से यूएस को अलग थलग करने की रणनीति भी होगी। लोकल करेंसी से पेमेंट सिस्टम विकसित करके डॉलर को एक तरह से चुनौती होगी। RIC के पास 5G, AI, स्पेस, डिफेंस में सहयोग की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस एससीओ समिट का कि ये पावर शो है मनीष, और ये पावर शो खास करके ट्रंप के एक तरह से खिलाफ घेरेबंदी हो सकती है। जिस तरह से ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं, टैरिफ थोप रहे हैं, भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, इसके बाद अलग अलग मुल्क इस कोशिश में हैं कि एक पैरेलल पावर शो खड़ा किया जाए ताकि ट्रंप की घेरेबंदी हो सके। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी की जो टाइमिंग है उसमें ट्रंप पूरी तरह से अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, ना केवल अपने घरेलू मोर्चे पर, क्योंकि अमेरिका के भी तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप भारी गलती कर रहे हैं भारत के साथ इस तरह का रवैया अपनाकर। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एससीओ जैसा संगठन, जिसके लिए कहें तो मनचाही मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि एससीओ बना ही था अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए, और एससीओ में 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना। लेकिन एससीओ के संगठन के साथ देखें तो इसमें बहुत ही विरोधाभास है। यहाँ पर भारत भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें, क्योंकि पिछले दिनों याद होगा कि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर थे और उस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एससीओ ने आतंकवाद की निंदा नहीं की थी, तो भारत के रक्षा मंत्री ने उस पर साइन करने से मना कर दिया था। तो एससीओ की एक हकीकत ये भी है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक और अपडेट आपको दे दूं कि अब मैं ठीक उस जगह पर पहुंच गया हूं, यानी कि जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और यहाँ पर भारतीयों के साथ उनकी मुलाकात होगी, और फिर यहीं से कल वो एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, या फिर चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, या फिर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए वेन्यू समिट स्थल पर जाएंगे। तो यही वो होटल है। हम अपने दर्शकों को यहाँ से भी लगातार खबरें दिखाएंगे। लेकिन आप कहें तो तियानजिन वो जगह आज की तारीख में बन गया है जो दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर होगा। और मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में अपने ओवल ऑफिस में बैठकर हो या फिर ब्लू रूम, ग्रीन रूम, जहां भी बैठने का मन हो ट्रंप बैठ जाएं, लेकिन वहां से वो लगातार देख रहे होंगे कि तियानजिन में क्या हो रहा है। तो ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की नज़र इस जगह पर है, यहाँ से TV9 मौजूद होकर एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। हमारी कोशिश है कि हम सही पर्सपेक्टिव भारतीय लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भारतीय लोगों को भी समझ में आए कि ये मौका वाकई में निर्णायक है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। लेकिन इसमें भारत कैसे अपने बहुत मजबूती के साथ रख रहा है अपनी बात, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बड़ी बात ये है कि जो ये धमक है रूस की और चाइना की और भारत की, ये धमक पूरी तरह से इसका एहसास ट्रंप को करा दिया जाएगा, अमेरिका को करा दिया। बेशक एक्सपर्ट ये कहते हो कि अमेरिका हर जगह है, उसकी मौजूदगी हर जगह है, लेकिन अमेरिका हर जगह से देख जरूर रहा है कि ये जो त्रिशक्ति है वो सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे पर दुनिया की नजर है। आपको बता दें TV9 के पास एससीओ समिट की पूरी टाइमलाइन भी है। TV9 के पास हर बैठक की डिटेल जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं कि कब क्या होगा एससीओ समिट में। तो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी आज शाम पहुंच रहे हैं, और उसके बाद ये दौरा जब शुरू होगा उसके आज भारतीय समुदाय के कुछ लोगों से मुलाकात होगी, और कल ये एससीओ समिट की जो प्रमुख भूमिका है वो सामने आएगी। पूरी टाइमलाइन हमारे पास मौजूद है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 31 अगस्त
और 1 सितंबर। तो चीन की में भी चर्चा है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। ग्लोबल टाइम्स ने जो चीन का मुखपत्र है या फिर माउथपीस कहें, संपादकीय में लिखा है काफ़ी कुछ। ये क्या कुछ लिखा है आपको बताएंगे, लेकिन जैसा कि हम टाइमलाइन का जिक्र कर रहे थे, पहले हम आपको टाइमलाइन बता देते हैं। 31 अगस्त को क्या होगा, यानी कल सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, बायलैटरल टॉक होंगे। दोपहर 1:45 पर भारतीय मिशन के अधिकारियों से बातचीत होगी। फिर दोपहर 2:30 बजे म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मोदी जी की मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी की। और फिर शाम 4:30 बजे फोटो सेशन, फोटो ऑप भी होगा। शी जिनपिंग का संबोधन भी इसी वक्त होना है। फिर आ जाइए 1 सितंबर की तारीख पर। इस टाइमलाइन में क्या होगा, 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे एससीओ नेताओं की बैठक और भाषण होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पल होगा। सुबह 8:40 पर समझौता होगा, हस्ताक्षर समारोह होंगे, यानी जो करार होंगे। और फिर सुबह 10 बजे 1 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात होनी है। ये मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अहम बताई जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि चीन में जोरों शोरों से क्या चर्चा है, क्या सुर्खियां सामने है। ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया है, एडिटोरियल लिखा गया है, जिसमें दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, ये कहा गया है। भारत और चीन वैश्विक विकास के 2 इंजन है। भारत की भी तारीफ की गई है और चीन को साथ में कहा गया है कि दोनों इंजन के समान है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है। और आपको बताते हैं कि चीन में किस तरह से चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर संपादकीय जो लिखा है उसके प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं आपको बताते हैं। भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन है, ये पहली बड़ी बात कही गई है। सीमा विवाद सुलझाने पर भारत और चीन सहमत हैं। यूएस का यानी अमेरिका का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार है। मोदी का चीन दौरा बहुत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। चीन भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। अमेरिका इतिहास से सीखे सही से काम करना और अमेरिका एशियाई देशों में टाइफॉन की तैनाती न करे, यानी एक तरह से अपना अस्तित्व थोपने की कोशिश न करे।